नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल सेट 11 लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें आज बिहार स्पेशल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। जिस तरह के सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं वैसे ही सवाल कराए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरे 30 सवाल आज भी लिए गए हैं। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, लाइक क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्या खराबी है, कुछ तो बताइए। आइए देखें आज का पहला सवाल। कुछ पॉलिटी के हैं और ज़्यादातर जो हैं बिहार स्पेशल के ही हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? बहुत अच्छा सवाल है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, राज्य के राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसमें से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसके पास है? इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए दिखाते हैं थोड़ा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, जबकि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? सब लोगों को पता होना चाहिए, आर के महाजन जी। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो अध्यक्ष के बारे में जानना जरूरी है। आइए देखें दूसरा सवाल। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ध्यान रखिए, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका निर्माण संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया था। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या जो है 5 है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत का गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। पूरी बातों को आप नोट करते हुए चलेंगे। ये सही जवाब आपका गृह मंत्री। आइए देखें अगला सवाल। लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों। बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वाला जिला है। कौन सा जिला जो है न्यूनतम प्रति व्यक्ति विद्युत खपत होता है? शेखपुरा, गया, नालंदा, शिवहर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कम बिजली खपत करने वाला कौन सा जिला है? सही जवाब है शिवहर। ध्यान रखिएगा, वहाँ की जनसंख्या ही बहुत कम है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बिजली खपत करने में पटना जो है अव्वल है। यहाँ 523 करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई। दूसरे स्थान पर गया में 163 करोड़ यूनिट, तो तीसरे स्थान पर रहे नालंदा में 112 करोड़ यूनिट की खपत हुई। वहीं सबसे कम शिवहर में 8.6 करोड़ यूनिट की खपत हुई। इसके बाद अरवल में 16.6 करोड़ यूनिट, तो शेखपुरा में 19 करोड़ यूनिट खत्म हुई। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार अगर पहला पूछ दे सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होता है तो पटना, और सबसे कम जो है शिवहर में। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सवाल कहीं से भी बन सकता है दोस्तों। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। बहुत बार ये बीपीएससी में भी पूछा है। रोहतास, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है। अभी 2011 की जनगणना सारी उत्तर देना होगा। 2021 की जनगणना नहीं हुई है। हर 10 साल बाद जनगणना होती है, सबको पता होना चाहिए। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला इसमें सहरसा है। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं पूरा डिटेल, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ जहाँ से सवाल बनता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे तो पूर्णिया आता है, 51.08%। ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। ज़्यादा हड़बड़ जिसको है वो लोग घर जा सकते हैं, आराम से बैठें सोएं। जिनको कुछ सीखना है वो वीडियो आराम से देखें। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया ही है, 59.06%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। महिला पूछ दिया तो सहरसा है, महिला नहीं पूछे। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। 41.68% महिलाएं ही साक्षर हैं वहाँ। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला आए,
उसमें रोहतास का ही नाम आता है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला बिहार में 73.37%। पूरी बातों को आप नोट करते हुए चलेंगे, बार बार सवाल बनता ही है। आप कहीं से भी पीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मैं फालतू क्वेश्चन नहीं बताता। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल नहीं है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। स्मार्ट सिटी में कौन कौन से शहर शामिल हैं? पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ। इसमें सीतामढ़ी जो है शामिल नहीं है, इसलिए नहीं पूछ रहा है तो सीतामढ़ी। आइए दिखाते हैं डिटेल कौन कौन से शहर हैं स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी रैंकिंग इन इंडिया 2021 के अनुसार रांची स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड ने देश भर में अव्वल स्थान हासिल किया है। झारखंड जो है सबसे नंबर 1 पर है स्मार्ट सिटी मिशन में। रैंकिंग में दिल्ली 11वें और बिहार जो है 27वें स्थान पर हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में बिहार के 4 शहर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ चयनित हैं। चारों का नाम आप ध्यान रखिएगा। यूँ तो शहरी निकायों का मूल काम ही स्वच्छता है, लेकिन स्मार्ट सिटी में 4 शहर हैं, इसमें से चौथा में सीतामढ़ी नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर है चौथे में। चारों का नाम आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या थी बताया था, बीपीएससी में पूछ चुका है। ब्लिसफुल बिहार, नाम ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1980 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, संक्षिप्त में इसको BSTDC कहते हैं, बिहार राज्य में पर्यटन को विकसित करने के लिए 1980 में स्थापित किया गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से बनता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ? सब लोगों को पता होगा, सब लोग घूमे भी होंगे, गांधी मैदान के बगल में गोलघर है। इसका निर्माण कब हुआ? इसका सही जवाब है 1786 ईस्वी में। आइए दिखाते हैं डिटेल आपको। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गोस्टिन ने अनाज के ब्रिटिश फौज के लिए भंडार के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण किया था। 20 जनवरी 1784 ईस्वी को शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज में 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ, इसलिए 1786 ईस्वी ही माना जाता है निर्माण। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे ये भी ध्यान रखिएगा। अनाज भंडार के लिए किया गया था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ईश्वरी प्रसाद वर्मा का संबंध किससे है? पटना कलम शैली, मंजूषा शैली, मधुबनी चित्रकला शैली, पाल कला। इसमें से ईश्वरी प्रसाद वर्मा का संबंध किससे है? प्री पास करने के बाद मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये जरूर आता है, पटना कलम शैली, मंजूषा शैली। इसका सही जवाब है पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं डिटेल उनका। पटना कलम के आखिरी चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा हाथी दांत, अबरख की परतों, सिल्क और कागज पर चित्रांकन में माहिर कलाकार थे, इसलिए ध्यान रखिएगा, चित्रकार पे सवाल बार बार बनता ही है। स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ल का संबंध किस जिले से था? बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस सवाल को पहले भी बता चुका हूँ। बैकुंठ शुक्ल कौन थे? का संबंध जो था वैशाली से था। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं उनका डिटेल। जो लोग नहीं देखे पहले का वीडियो वो लोग फिर से देख लें। अमर शहीद स्वर्गीय बैकुंठ शुक्ल का पैतृक गांव जलालपुर वैशाली में था। आज़ादी के इस वीर सपुत्र के नाम पर अंग्रेजों में इस कदर खौफ था कि अंग्रेजों ने मात्र 27 वर्ष की आयु में ही गया के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी थी। आज़ादी के इस दीवाने ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के विरुद्ध गवाही देने वाले गद्दार फणींद्र नाथ घोष की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए उनको गया के सेंट्रल जेल में फांसी दे दिया गया था।
पूरी बातों को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ये जो है वैशाली से संबंधित थे। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के नियुक्त राज्यपाल फागू चौहान मूल रूप से किस राज्य से संबंधित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सब लोगों को पता होना चाहिए। बिहार के वर्तमान राज्यपाल अभी फागू चौहान जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ऐसे सवाल बार बार बनता है बीपीएससी में। फागू चौहान एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से रिकॉर्ड 6 बार विधायक रह चुके हैं। ये बिहार के 29वें राज्यपाल हैं, आज़ादी के बाद के 29वें राज्यपाल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जयराम दौलत राम पहले राज्यपाल थे आज़ादी के बाद बिहार के। बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। 5 जून, 12 जुलाई, 28 अगस्त, 12 सितंबर। इसका सही जवाब है 5 जून। ध्यान रखिएगा, जेपी बाबू आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ था। 5 जुलाई 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जेपी मोमेंट ने संपूर्ण क्रांति मोमेंट स्पेशल का आह्वान किया था। उसी दिन से हर साल 5 जून को बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। पूरी बातों को आप ध्यान रखिएगा, जेपी आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ था। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। जो कुछ नहीं जानते हैं, जो 2-4 वीडियो केवल देखते रहते हैं, ना नोट करना है ना कुछ करना है, वो क्या सीखेंगे? इसलिए नोट करते हुए चला कीजिए दोस्तों, अगर कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है तो। इसका सही जवाब है 4917 किलोमीटर। बिहार राज्य में 43 जो है नेशनल हाईवे हैं, जिनकी कुल लंबाई 4917 किलोमीटर है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं बीपीएससी में। बिहार में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? 40, 36, 56, 66। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस केवल संसद दिया है, इसमें न लोकसभा पूछ रहा है न राज्यसभा, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन ज़रूर होता है। इसमें आपको पूरे का बताना है, पूरे सांसद कितने जाते हैं बिहार से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। लोकसभा में 40 जाते हैं और राज्यसभा में 16। ये भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग भी पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। लोकसभा में 40 चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए 16, यानी कि 56 हो गए टोटल सांसद सदस्यों की संख्या बिहार से। भी ध्यान रखिएगा, 56 जो है सही जवाब है। लोकसभा रहता तो 40 रहता। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। बहुत अच्छा सवाल है। राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च जो है संविधान होता है, संविधान से सर्वोच्च कुछ नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, संविधान जो है सबसे सर्वोच्च स्थान पे है। आइए देखिए अगला सवाल। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। सब बार बार ये सवाल बनता ही है। चारों बौद्ध संगीति पर अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, एक बार देखिएगा, आपका पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। इसमें सारे सवाल आपके जवाब मिल जाएंगे। पहला जो है राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु। द्वितीय जो है वैशाली में हुआ था, कालाशोक के द्वारा। और तीसरा जो है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चौथा कश्मीर में। सब लोगों को बार बार बताया गया है। इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब वैशाली में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किसने पहले मगध पर शासन किया है? नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, उनसे पहले भी बृहद्रथ वंश था, लेकिन हर्यक वंश के बिंबिसार जो है माने जाते हैं मगध के शासक, लेकिन सवालों में बनता है तो बृहद्रथ वंश में का नाम आता है, वो भी ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा की गई थी। उसने अपनी राजधानी गिरिब्रज राजगृह में बनाई थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी
गिरिब्रज राजगिरी ही थी। बार बार सवाल ये भी बनता है, इसलिए पूरी बातों को ध्यान रखिएगा, सारे अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। मगध पर शासन करने वाले किस शासक को अमित्रघात की उपाधि दी गई थी? ये सवाल भी बहुत बार बना है। अमित्रघात किसको कहा गया है? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, जबकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, अशोक के पिताजी। सब लोगों को पता होना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिंबिसार और बिंदुसार को देखकर। अमित्रघात जो है बिंदुसार को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार मतलब शत्रुओं को नाश करने वाला। आइए देखिए अगला सवाल। पाल वंशीय शासक देवपाल की राजधानी थी मुंगेर, गया, सारण और तिरहुत। इनमें से देवपाल की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है मुंगेर। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल बनते ही हैं। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त बिहार का सूबेदार था? बख्तियार खिलजी, मलिक जानी, दरिया खां और नुसरत खां में से कौन था? इल्तुतमिश द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त मलिक जानी को किया गया था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? बार बार सवाल बीपीएससी में बनता है ये। 1632 ईस्वी में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल बना है ये। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से संसद की किस समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? सबसे ज़्यादा किस समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? सार्वजनिक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासन समिति या प्राक्कलन समिति? सही जवाब है प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, बाकी लोक लेखा समिति में 22 सदस्य तथा सरकारी आश्वासन समिति में 22 सदस्य होते हैं। पूरी बातें नोट कर दी गई है, आप नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? बार बार सवाल ये भी बनता है। मुंगेर, नालंदा, बांका और नवादा। सही जवाब है नवादा। ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बार बना है ककोलत जलप्रपात पर। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में एक सुरम्य जलप्रपात है जो लोकप्रिय दृश्यों के कारण पर्यटकों को लुभान्वित करता है। यह जलप्रपात लिख दिया गया, जल होगा, ल कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? बहुत इजी सवाल है, सब लोगों को पता होना चाहिए। त्रिवेणी नहर निकलती है कहाँ से? पश्चिमी चंपारण से। ये सही जवाब त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना भी पश्चिमी चंपारण में है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत किस जिले में है? ये भी बहुत इजी सा सवाल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। शेखपुरा, रोहतास, कैमूर और जहानाबाद सब वन वाले ही क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा जो है कैमूर में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत कैमूर में है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। वर्तमान में बिहार में कुल कितने नगर निगम क्षेत्र हैं? कुल कितने नगर निगम क्षेत्र हैं बिहार में? इसका सही जवाब है 12। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस जिले में चाय की कृषि होती है? सारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर और किशनगंज। ये भी बहुत इजी सा सवाल है समझने वालों के लिए। चाय की खेती बिहार में जो है पूर्वी क्षेत्र में ही होती है जहां बंगाल जुड़ता है। इसका सही जवाब है किशनगंज, क्योंकि बंगाल में ही ज़्यादा होती है चाय की खेती, असम में। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? बहुत बार सवाल बना है और बहुत इजी हो जाना चाहिए। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बक्सर युद्ध,
के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। मुगल जो थे कौन थे, सब लोगों को नाम पता होगा, इसलिए इलाहाबाद की संधि द्वारा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन को उल गुलाल की संज्ञा भी दी जाती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। उल गुलाल विद्रोह की संज्ञा किसको दी जाती है, किस विद्रोह को? इसका सही जवाब है मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के बारे में भी बार बार सवाल बनता है। रांची के पहले तो था, ये बिहार में ही था, अब झारखंड में चला गया है। सही जवाब बिरसा मुंडा का ध्यान रखिएगा, मुंडा विद्रोह। आइए देखिए अगला सवाल। खिलाफत आंदोलन का पटना में नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 से 1920 तक हुआ था। तुर्की के खलीफा के विरुद्ध में 2 अली बंदियों के साथ दिए थे गांधी जी ने। इसका जो है पटना में नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है हसन इमाम ने। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए थोड़ा डिटेल दिखा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। 1920 में खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया, इसलिए सही जवाब हसन इमाम की अध्यक्षता में सभा हुई थी। आइए देखें अगला सवाल, और आज का आखिरी सवाल है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? बहुत अच्छा सवाल है। गंगा, घाघरा, गंडक, सोन। तो सही जवाब है सोन नदी जो है छोटा नागपुर पठार और कैमूर के पठार के बीच में से आती है, उन दोनों को अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक के पहाड़ी से सब लोगों को पता होगा सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और ये आते हुए कैमूर के पठार और छोटा नागपुर के पठार के बीच से आती है, तो इन दोनों को अलग करती है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। लाइक तो बनता ही है दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।